हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीष इंपेरियल क्लासेस। और आज का लेक्चर है अपना बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th एग्ज़ाम सपोर्ट पैकेज। क्योंकि क्लास 11th का फाइनल एग्ज़ाम आने वाला है तो इसको ध्यान में रखते हुए यह लेक्चर बनाया गया है। तो जिन बच्चों को क्लास 11th का फाइनल एग्ज़ाम देने हैं वो इस लेक्चर को ज्वाइन कर सकते हैं, इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। ये उनके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का 51 MCQs। और ये 51 MCQs आपको एक बेस मिल जाएगा जिसके आधार पर आपको फाइनल एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th एग्ज़ाम सपोर्ट पैकेज, सब्जेक्ट हमारा बिजनेस स्टडीज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। इनमें से कौन बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 तरह का होता है। एक होता है आपका बिजनेस, एक होता है आपका प्रोफेशन, और एक होता है आपका एम्प्लॉयमेंट। तीनों अलग अलग एक्टिविटी है और तीनों एक्टिविटी किस में आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और आप लोग पढ़े होंगे ह्यूमन एक्टिविटी 2 पार्ट में होते हैं, या कह सकते हो ह्यूमन एक्टिविटी 2 तरह का होता है। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वह एक्टिविटी जिसका मोटिव पैसा कमाना, धन कमाना है, उसे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपका 3 तरह का एक्टिविटी इंक्लूड होता है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका उद्देश्य, जिसका मोटिव पैसा कमाना नहीं होता है, जैसे देश की सेवा करना। देश की सेवा करना ये आपका कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा। ओके, तो इनमें से कौन सा बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। प्रोडक्शन बिजनेस एक्टिविटी है, क्योंकि प्रोडक्शन का मोटिव क्या होता है, पैसा अर्न करना। एक्सचेंज भी आपका बिजनेस एक्टिविटी में आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट भी आ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट अलग है, एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो इनमें से कौन बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो क्या कहेंगे, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है लेकिन बिजनेस एक्टिविटी में नहीं होता है। बिजनेस एक्टिविटी में क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटीज़ में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना, गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज और सेल करना, और गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी तो किए जाते हैं। तो ये तीनों आपका बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट आपका बिजनेस एक्टिविटी में नहीं है, वो अलग होता है। जैसे एम्प्लॉयमेंट का मतलब जॉब करना, किसी के अंदर में काम करना, तो इसमें आपका क्या है, ये आपका बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन बियर्स ऑल द रिस्क। एक पर्सन सारा रिस्क बियर करता है, किस बिजनेस में, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो कम से कम दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। पार्टनर सॉरी 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 सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, तो केवल एक पर्सन किस में होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में। एक पर्सन किस में होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो एक पर्सन पूरा का पूरा रिस्क लेता है किस बिजनेस में, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का वह फॉर्मेट होता है जिसमें ऑनर केवल एक हो, मैनेजमेंट करने वाला एक हो, प्रॉफिट भी अकेले लेता है और सारा लॉस वो खुद ही भरता है। तो इस तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला पर्सन ऑनर भी होता है, वो प्रॉफिट भी खुद लेता है लेकिन लॉस भी वो खुद ही बर्न करता है। तो ए पर्सन बियर्स ऑल द रिस्क इन सोल प्रोप्राइटरशिप। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, प्रॉफिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। दिस स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। पार्टनरशिप में दो पार्टनर कम से कम होते हैं, तो इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो यहाँ भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। कंपनी में भी बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, तो यहाँ भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो प्रॉफिट कहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप में। इसमें केवल एक ही मालिक होता है, एक ही ऑनर होता है, तो प्रॉफिट भी वो खुद अकेले रखेगा, लॉस भी वो खुद ही भरेगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में मिनिमम भी एक होता है और मैक्सिमम भी एक ही होता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 1। अगर एक से ज़्यादा हो गया तो फिर पार्टनरशिप हो जाएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब वह बिजनेस जिसमें केवल एक ऑनर हो,
उस बिजनेस का मालिक केवल एक पर्सन हो, उस बिजनेस का मैनेजमेंट केवल एक पर्सन करता हो, तो ऐसे बिजनेस को कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। आंसर हो गया 1 बी। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के क्या कारण है? बिजनेस देखो, बिजनेस रिस्क का मतलब होता है फ्यूचर अनसर्टेन है, तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटी होती है, चांसेज होता है कि लॉस भी हो सकता है, इसी को बिजनेस रिस्क कहते हैं। तो बिजनेस रिस्क के कई कारण हैं, नेचुरल कारण, जैसे बाढ़ आ गया, क्या आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, जिसके कारण बिजनेस को नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। फिजिकल रिस्क का मतलब हो गया आपका, जैसे कि मशीन है तो मशीन का ब्रेकडाउन हो गया, मशीन टूट गया। ह्यूमन रिस्क में आपका क्या आ जाएगा, जैसे कि कोई एम्प्लॉय चोरी कर गया, मजदूर लोग हड़ताल पे चले गए, तो ये सब आपका क्या है, बिजनेस रिस्क के कारण है। तो सभी कारण है बच्चों, ऑल ऑफ दिस। नेचुरल कॉज के कारण भी बिजनेस रिस्क होता है, जैसे भूकंप आया, बाढ़ आ गया। फिजिकल रिस्क के कारण भी आपका क्या होगा, जैसे मटेरियल आप ला रहे हो तो मटेरियल आपका क्या हो गया, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, या आपका मशीन क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, मशीन ख़राब हो गया, तो ये फिजिकल रिस्क में आ जाएगा। ह्यूमन रिस्क का मतलब मजदूर लोग हड़ताल पे चले गए, कोई आपके यहाँ का एक कर्मचारी क्या कर रहा है, आपका कोई कैश चोरी कर गया, जानबूझकर मशीन ख़राब कर दिया, तो ये सब ह्यूमन रिस्क में आ जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट, विच ऑफ द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज कवर्स ऑयल रिफाइनरीज एंड शुगर मिल्स। बताइए कौन सा इंडस्ट्री है जिसमें ऑयल रिफाइनरीज और शुगर मिल्स आपका इन्वॉल्व होगा। प्राइमरी आपका इंडस्ट्री होता है, इसमें हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल तैयार किए जाते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री में नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल तैयार किए जाते हैं। और टर्शियरी इंडस्ट्री में क्या होता है, इसको सर्विस इंडस्ट्री कहते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, ये सब टर्शियरी इंडस्ट्री में आ जाएंगे। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि रॉ मटेरियल से फिनिश्ड मटेरियल बनाया जाता है, या रॉ मटेरियल से फिनिश्ड मटेरियल तैयार होता है। तो ऑयल रिफाइन करना, शुगर बनना, इसमें क्या प्रोसेस है कि रॉ मटेरियल क्या होता है, शुगर केन माने गन्ना, उससे चीनी बनाया जाता है, शुगर बनाया जाता है। तो ये काम कहाँ होता है, शुगर मिल में। तो ये आपका कौन सा इंडस्ट्री में आ जाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। तो जितने भी हम लोग देखते हैं ना, मस्त कारखाना और खाना, वो सब कौन सा इंडस्ट्री है, सेकेंडरी इंडस्ट्री। जैसे कपड़ा हो गया आपका, कपड़ा कौन सा इंडस्ट्री में आ जाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। शुगर मिल आपका कौन सा इंडस्ट्री में आ जाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। ऑयल रिफाइनरी जहाँ भी होता है कौन सा इंडस्ट्री में आ जाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। ओके, तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गवर्न बाय ए स्पेसिफिक एक्ट। इनमें से किनका अभी तक स्पेसिफिक एक्ट नहीं बना है। तो देखो, पार्टनरशिप के लिए तो है ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप के लिए क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कंपनी के लिए क्या है, अभी अब बना है ना कंपनी एक्ट 2013। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी एक्ट बना हुआ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप का अभी तक कोई एक्ट नहीं बना है। तो क्या लिख रहा है, नॉट गवर्न बाय ए स्पेसिफिक एक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलो नेक्स्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट कब फ्रेम्ड हुआ था। देखो, हिंदू सक्सेशन एक्ट कब फ्रेम हुआ था, ध्यान रखना, आज़ादी के पहले तो हुआ नहीं होगा, ये सब अंग्रेज तो थोड़ी ना, आज़ादी के बाद देख लो, आज़ादी के बाद हुआ है और आज़ादी के आसपास। तो 1856 तो नहीं होगा, 1990 तो नहीं होगा, आज़ादी के जस्ट बाद, आज़ादी के दिन नहीं, 1947 नहीं, तो क्या बचा बच्चों, 1956। ऐसे याद रखो, हिंदू सक्सेशन एक्ट कब फ्रेम हुआ था, 1956। ये सब तो याद ही रखने होंगे। नेक्स्ट, ए पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड। देखो, पार्टनर्स कई तरह के होते हैं। एक्टिव पार्टनर जो बिजनेस मैनेजमेंट में हिस्सा लेते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे पार्टनर को कहते हैं एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है वह पार्टनर जो बिजनेस में कैपिटल लगा दिया है लेकिन बिजनेस मैनेजमेंट में एक्टिव नहीं है, बिजनेस मैनेजमेंट में वो भाग नहीं लेता है, वो केवल कैपिटल लगा दिया और प्रॉफिट लेगा, तो ऐसे पार्टनर को स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। नॉमिनल पार्टनर का मतलब कि किसी पर्सन को हम दुनिया के नज़र में बता दिए कि ये पार्टनर है, लेकिन वो ना तो कैपिटल लगाया है और ना उसको प्रॉफिट मिलता है, बस नाम का पार्टनर है, उसको कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर का मतलब कि ये पार्टनर रियल में पार्टनर है, मतलब कि इसने कैपिटल लगाया है, प्रॉफिट में भी हिस्सा लेता है, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि यह भी पार्टनर है। तो ऐसे पार्टनर को क्या कहते हैं, सीक्रेट पार्टनर, जो पब्लिक को नहीं पता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म फॉर जनरल बिजनेस। कंपनी एक्ट 2013 का मिसलेनियस रूल 14 के अकॉर्डिंग एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं? 50। लेकिन अगर 50 से अधिक हो जाएगा तो वो पार्टनरशिप फॉर्म इलीगल माना जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फॉर्म फॉर जनरल बिजनेस कितना है? 50। यानी कोई भी बिजनेस हो पार्टनरशिप फॉर्म में आपका क्या है? 50 होना चाहिए मैक्सिमम। 50 से अगर ज़्यादा होता है तो वो इलीगल पार्टनरशिप फॉर्म कहलाएगा। तो आंसर हो गया इसका ए 50। नेक्स्ट, इन द absence ऑफ पार्टनरशिप डीड द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ पार्टनर्स आर डिटरमाइंड। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं हो तो पार्टनर्स का राइट और ड्यूटीज कौन डिटरमाइन करता है? पार्टनर बिल्कुल नहीं। पार्टनर अपना ड्यूटी खुद थोड़ी ना डिटरमाइन कर सकता है। पार्टनर अपना राइट्स थोड़ी ना डिटरमाइन कर सकता है। कोर्ट का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। म्यूचुअल कंसेशन कोई मतलब नहीं। जो नियम है उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप डीड अगर आपका एब्सेंट है तो पार्टनर्स का ड्यूटीज और राइट्स किसके अकॉर्डिंग चलेगा? एक्ट के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। तो आंसर क्या हो गया इसका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, नेसेसरी नहीं, ऑप्शनल। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या होगा? कंपलसरी होगा। तो आंसर हो गया इसका ए। नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का लायबिलिटी लिमिटेड होता है। पार्टनरशिप का लायबिलिटी क्या होगा? अनलिमिटेड होता है। नो लायबिलिटी की तो बात ही नहीं है। तो आंसर हो गया इसका ए। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने ही मेंबर्स हैं उनके इच्छा पे वो अपना हिसाब से क्या करते हैं? कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होता है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जनरल पर्सन तो बिल्कुल नहीं होगा। जनरल पर्सन मतलब हम और आप हो गए, तो हम और आप थोड़ी ना कंपनी है। नॉन रेसिडेंट पर्सन का मतलब जो भारत का निवासी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। नेचुरल पर्सन भी नहीं होगा। नेचुरल पर्सन मतलब हम और आप हो गए। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि ये इसको पर्सन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका क्रिएशन बाय लॉ होता है। इसका क्रिएशन क्या होता है? बाय लॉ होता है। और ये इसके सारे अधिकार वही चीज़ मिलते हैं जो एक पर्सन को मिलते हैं। तो यानी देखो ध्यान से, एक पर्सन है मान लो एक्स नाम का, और एक कंपनी ले लो, मान लो कंपनी ले लो बीटा कंपनी, ठीक है। तो ये एक्स जो है वो कंपनी पे केस कर सकता है, और कंपनी भी क्या है? किसी पर्सन पे केस कर सकता है। इसलिए इसको पर्सन कहते हैं क्योंकि इसका क्रिएशन क्या हुआ? लॉ के द्वारा किया गया है। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे एक पर्सन दूसरे पर्सन पर मुकदमा कर सकता है, उसी तरह एक पर्सन एक कंपनी पे मुकदमा कर सकता है, या एक कंपनी एक पर्सन पे मुकदमा कर सकता है, या दूसरे कंपनी पे मुकदमा कर सकता है। इसलिए इसको पर्सन कहा गया। लेकिन इसका हाथ मुंह तो हमारी तरह है नहीं, नेचुरल तो है नहीं, इसलिए इसको क्या कहा गया है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। आंसर डी। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर। इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब होता है कि वह मेंबर या वह पर्सन जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है। तो इसको हम लोग इन्वेस्टर कहते हैं। कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी के हम क्या कहलाएंगे? ऑनर। क्या कहलाएंगे? ऑनर। क्रेडिटर होता है जो लोन देने वाले होते हैं, जैसे कि डिवेंचर होल्डर कंपनी का क्या होता है? क्रेडिटर होता है। बैंकर मतलब जो कंपनी का बैंक है, कंपनी का जिस बैंक से ट्रांजैक्शन हो रहा है। कस्टमर तो समझते ही हो। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या है? कंपनी का ऑनर होता है। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 होता है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होता है? 200 होता है। अदर देन एम्प्लॉय को छोड़कर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं? 200 होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? 200 ए हो गया। 7 क्या है? 7 ये आपका हो गया प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आपका 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड होता है। 50 तो पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं? 50 होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स रिसीव फ्रॉम द कंपनी। शेयर होल्डर कंपनी से क्या लेता है? प्रॉफिट नहीं। देखो कंपनी में जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट 2 भाग में बढ़ता है। एक मैनेजमेंट अपने पास रख लेती है जिसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग, और एक शेयर होल्डर को दे दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड। तो शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। आंसर सी।
रिटेन्ड अर्निंग किसको मिलता है? मैनेजमेंट को। अब प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट पूरा का पूरा प्रॉफिट शेयर होल्डर को थोड़ी ना दे दिया जाता है। प्रॉफिट का पोर्शन, प्रॉफिट का पार्ट, प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर को दिया जाता है, पूरा नहीं दिया। पूरा देगा तो फिर कंपनी कैसे चलेगा? कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रखता है, जिसको रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। कमीशन नहीं, कमीशन एजेंटशिप पे मिलता है। जैसे आप किसी के लिए एजेंट की तरह काम कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। जैसे कि आप बैंक में जाकर ड्राफ्ट बनाते हो तो बैंक आपसे क्या लेगा? कमीशन लेगा। तो ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा इसका? डिविडेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन यहाँ पब्लिक कंपनी पूछ रहा है तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7। आंसर हो गया डी। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा सोल ट्रेडिंग इज द बेस्ट व्हेन। सोल ट्रेडिंग आपका अच्छा कब माना जाएगा? जब कैपिटल की ज़रूरत नहीं होगी। भैया कैपिटल की ज़रूरत नहीं होगी तो फिर बिजनेस नहीं चला पाओगे, तो ये तो होगा ही नहीं। इट रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल। सोल प्रोप्राइटरशिप में लार्ज कैपिटल की जरूरत है। जब लार्ज ही कैपिटल चाहिए तो फिर उसका बेस्ट क्या हुआ? सोल ट्रेडिंग बेस्ट कब होगा? जब सोल ट्रेडिंग को चलाने के लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप को चलाने के लिए कम कैपिटल की जरूरत पड़ती है, लिटिल कैपिटल की। तो आंसर क्या हो गया इसका? ए हो गया। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज। देखो दो पक्ष होता है यहाँ पे, समझते हैं। कंपनी जो होती है ना, कंपनी को बहुत पैसा चाहिए होता है बिजनेस चलाने के लिए, तो कंपनी को फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। और कंपनी फाइनेंस 2 तरह से अरेंज करता है मेन रूप से। एक शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर से कैसे? शेयर इशू करके। ये सब पढ़ना है 12th में स्टूडेंट्स। और एक होता है डिवेंचर होल्डर से लोन लेकर। ठीक है। तो कंपनी को जब भी पैसे की जरूरत होती है, फाइनेंस की जरूरत होती है, तो मेन सोर्स क्या होता है? वो शेयर होल्डर को शेयर इशू करके पैसा ले लेगा, या डिवेंचर होल्डर को डिवेंचर इशू करके पैसा लेगा। तो डिवेंचर होल्डर क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया, मतलब लोन दिया ये। और शेयर होल्डर क्या हो गया? ऑनर हो गया। तो ये जो लोन दिया है ये बदले में क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। ऑनर जो है बदले में क्या लेगा? डिविडेंड, प्रॉफिट का एक पार्ट यानी कि डिविडेंड लेगा। तो यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, यानी कि डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट है क्या है? वो आपका। अब देखो एक चीज़ बताते हैं, कंपनी को डिविडेंड कब मिलता है? जब कंपनी को प्रॉफिट हो। यानी कि डिविडेंड क्या हो गया? अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होगा। यानी कि डिविडेंड तभी दिया जाएगा, अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ये वर्ड याद रखो, अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब कि डिविडेंड तभी मिलेगा जब बिजनेस में प्रॉफिट हो। ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट क्या है ना, इंटरेस्ट हर हाल में आपको पेड करने हैं, यानी कि इसको कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो, आपको इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब हर हाल में देना है। आप लोन लिए तो इंटरेस्ट देते जाओगे, इंटरेस्ट तो देना ही है आप पे ना। तो इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज कंपलसरी। आंसर हो गया बी। क्यों कंपलसरी? लो आप ही सोचो ना, लोन लिए और इंटरेस्ट कब दोगे? जब प्रॉफिट होगा तब। नहीं, इंटरेस्ट तो देना ही। आपका टर्म्स एंड कंडीशन क्या था कि आपको इंटरेस्ट देना है। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज कंपलसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन रूरल बैकवर्ड एंड हिली एरियाज, मतलब जो ग्रामीण पिछड़ा और हिली एरियाज है, स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाई। तो वहाँ पे लोगों को फाइनेंस कहाँ से मिलता है? तो मनी लेंडर से तो मिलता ही है। मनी लेंडर इसको कह सकते हो जो उधार दो, साहूकार होता है ना, देसी बैंकर, इंडिजिनस बैंक कह सकते हो, या साहूकार। तो इससे तो लोन मिलता ही है। ग्रामीण बैंक से भी लोन मिलता है, कमर्शियल बैंक भी खुल गया है, तो सब हो जाएगा ना बच्चों। तो आंसर क्या होगा? डी। सभी है जो रूरल एरिया, बैकवर्ड एरिया में फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, लोन देते हैं। तो आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट है, द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डज नॉट एक्सीड। देखो ध्यान से बच्चों, एक होता है माइक्रो इंटरप्राइज। तो माइक्रो इंटरप्राइज में लिमिट है कि 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। 5 करोड़ से अधिक नहीं, 5 करोड़ आपका लिमिट हो गया। और स्मॉल स्केल इंटरप्राइज, स्मॉल स्केल इंटरप्राइज में क्या है कि 10 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। तो डज नॉट एक्सीड विद, स्मॉल स्केल है ना, डज नॉट एक्सीड विद कितना से? 10 करोड़। आंसर हो गया डी। बस ये सब थोड़ा याद रखने वाला चीज़ है। नेक्स्ट है तुम्हारा, स्मॉल बिजनेस आर हेल्पफुल टू जनरेट। स्मॉल बिजनेसेस हेल्प करता है क्या जनरेट करने में?
तो मोर एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल सही। स्मॉल बिजनेस, देखो कोई भी बिजनेस चलाओगे मैन पावर की जरूरत पड़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड करेगा ही, और इकोनॉमिक ग्रो भी होता है, यानी कि दोनों हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी, बोथ ए एंड बी। करप्शन नहीं है, स्मॉल बिजनेस से करप्शन, बिजनेस से तो देश का डेवलपमेंट ही होगा ना, सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को जब रोजगार मिलेगा तो लोगों को इनकम होगा, लोगों को जब इनकम होगा तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा, ठीक है। तो जब लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा तो उनका परचेजिंग पावर बढ़ेगा, मार्केट में उनका पैसा जाएगा, डिमांड बढ़ेगा प्रोडक्ट का, गुड्स का, जिससे इकोनॉमिक ग्रो भी होगा। तो दोनों हो जाएगा बच्चों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो आप लोग सुने ही होंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब विदेशी कंपनी अपने देश में इन्वेस्ट कर रहा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। द टाइप्स ऑफ शेयर, शेयर दो तरह का होता है मेन रूप से, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। ये सब पढ़ने हैं 12th में स्टूडेंट्स, अकाउंट्स में ही पढ़ने हैं। तो शेयर दो टाइप का, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्यूरेबल प्रोडक्ट? ड्यूरेबल प्रोडक्ट मतलब जो टिकाऊ हो, जैसे बर्तन। बर्तन क्या है? जैसे कि ग्लास आपके लिए आया, स्टील का ग्लास आया है, तो स्टील का ग्लास क्या है? आप 10-10 साल चलाते हो। पंखा हो गया, 10-10 साल चलाते हो। मोबाइल चलाते हो, तो ये सब आपका ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। सॉल्ट क्या है? ये तो जल्दी खत्म हो जाता है, पेरिसेबल में आ जाएगा। मिल्क भी पेरिसेबल, पेरिसेबल कहते हैं जो आपका जल्दी नष्ट हो जाए। कैंडल भी आपका जला लो खत्म। मोबाइल है, आप जितना यूज करोगे अब रहेगा, ड्यूरेबल टिकाऊ है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। कौन सा ड्यूरेबल प्रोडक्ट है? मोबाइल, फैन, ये सब आपका ड्यूरेबल प्रोडक्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट, डिवेंचर होल्डर क्या है? अभी हमने बताया था ना डिवेंचर होल्डर, अभी हमने बताया था डिवेंचर होल्डर। देखो यहाँ पे डिवेंचर होल्डर क्या है? क्रेडिटर है। जो उधार देते हैं, जो लोन देते हैं, उनको हम लोग लेंडर, उनको हम लोग या तो लेंडर कह सकते हैं या फिर क्रेडिटर कहते हैं। तो डिवेंचर होल्डर क्या है? क्रेडिटर है। चलो आ जाओ, वहाँ पे क्रेडिटर ऑप्शन होगा, मार दो। देखो डिवेंचर होल्डर क्या है? डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। देखो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक बिजनेस का सबसे बड़ा फॉर्मेट होता है। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जब मैंने कहने का मतलब, जैसे कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट किया, अब उसका बिजनेस जब कंपनी बन जाता है तो बड़ा बिजनेस हो जाता है। वो बिजनेस का सबसे बड़ा फॉर्मेट क्या है? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में नियम का पालन करना जरूरी हो जाता है। तो कहने का मतलब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या है? हर हाल में होना चाहिए, मतलब कंपलसरी है। क्या है ये? कंपलसरी। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपलसरी है। नेक्स्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बताए ना, 3 तरह के होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। देखो इसको याद रखो, ह्यूमन एक्टिविटी आपका 2 तरह का होता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये तो हम स्टार्टिंग में भी आप लोग को डिस्कस किए हैं, और एक हो जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपका 3 हो जाएगा, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। चलिए, तो चैप्टर 1 ही का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, ऑल दोज पर्सन्स हु मेक पार्टनरशिप आर ज्वाइंटली नोन एज। देखो ध्यान से, मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी, ये तीनों मिलकर बिजनेस चला रहे हैं। तो जो बिजनेस चलाएंगे उस बिजनेस को क्या कहते हैं हम लोग? पार्टनरशिप फर्म। अब ध्यान से सुनना, ये तीनों को अगर अलग अलग बोलेंगे, इंडिविजुअल वाइज बोलेंगे तो कहेंगे पार्टनर, कलेक्टिवली साथ में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म। तो वही बोल रहा है ना, कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? फर्म। याद रखना, पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स होते हैं, इंडिविजुअली उन्हें पार्टनर कहा जाता है, और ज्वाइंटली या कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप फर्म या फर्म कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना क्या है? वॉलंटरी। पार्टनरशिप का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में है कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी अभी नहीं हुआ है, लेकिन वॉलंटरी है, इच्छा पे है, आप चाहो तो करवाओ या ना करवाओ, लेकिन रजिस्ट्रेशन करा लेना फ़ायदेमंद होता है। क्यों फ़ायदेमंद होता है? मान लो 2 पार्टनर है ए और बी, और इन दोनों ने रजिस्ट्रेशन अगर करवाया है तो यही फ़ायदा होगा कि अगर डिस्प्यूट होगा तो ए बी पे मुकदमा कर सकता है या बी ए पे मुकदमा कर सकता है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो तो कोई ग्राउंड नहीं बनता, उस केस में वो मुकदमा नहीं कर सकता, वो सूट फाइल नहीं कर सकता है।
तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऐसे वॉलेंट्री है, लेकिन करवा लेना बेनिफिशियल होता है, फायदेमंद होता है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलेंट्री, आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा द हेड ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के हेड को हम लोग क्या कहते हैं, हेड भी कहते हैं और कर्ता भी कहते हैं, ये तो सबको पता है। और कर्ता का लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। कर्ता कौन होते हैं, जो घर के सबसे बड़े हेड होते हैं उन्हीं को कर्ता बनाया जाता है, वही कर्ता होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो हेड है कर्ता। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस किस लॉ को फॉलो करती है, हिंदू लॉ। किस लॉ को फॉलो करती है, हिंदू लॉ। स्कूल ऑफ हिंदू लॉ दो होता है ना, मिताक्षरा और दायभाग। तो ये हो गया आपका कर्ता। नेक्स्ट, इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कर्ता का लायबिलिटी, देखो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो कर्ता होता है उनका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, लेकिन बाकी मेंबर जो होते हैं फैमिली के उनका लायबिलिटी लिमिटेड होता है। क्या बोले, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो कर्ता होता है, जो फैमिली हेड होता है, जो बिजनेस का हेड होता है, उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड होगा, लेकिन बाकी मेंबर जो होते हैं उनका लायबिलिटी लिमिटेड होता है। इसलिए लायबिलिटी ऑफ कर्ता क्या होगा, अनलिमिटेड। नेक्स्ट, एवरी पर्सन हैज़ टू डू विच एक्टिविटी फॉर हिज लाइवलीहुड, यानी कि जीवन जीने के लिए कौन सा एक्टिविटी करते हैं। नॉन इकोनॉमिक का एग्जांपल ले लो, जैसे आप क्या कर रहे हो, आप समाज के लिए काम कर रहे हो, सोशल वेलफेयर पे काम कर रहे हो, तो इससे आपका पेट भर जाएगा क्या, नहीं ना। पेट भरने के लिए पैसा चाहिए, तो बहुत सारे लोग ऐसे एक्टिविटी करते हैं जिसमें पैसा कमाना हो। तो जो लाइवलीहुड के लिए, जीविका उपार्जन के लिए कौन सा एक्टिविटी करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें पैसा हो, यानी कि आंसर हो गया ए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करने चाहिए, लेकिन पहला प्रायोरिटी क्या होता है लोगों का, इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहले खुद का सारा चीज़ पूरा करेगा, तभी वो समाज सेवा, देश सेवा पे बारे में सोचेगा। तो एवरी पर्सन हैज़ टू डू विच एक्टिविटी फॉर हिज लाइवलीहुड, तो क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वह एक्टिविटी जिसका उद्देश्य धन कमाना होता है, पैसा कमाना होता है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 आते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। और सारे दुनिया में यही चीज़ होता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है, जैसे समाज की सेवा करना, देश की सेवा करना, ये सब आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में होता है। तो ये आपका हो जाएगा कि एवरी पर्सन हैज़ टू डू विच एक्टिविटी फॉर हिज लाइवलीहुड, क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आंसर ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है निकालना, उत्कर्षण, निष्कर्षण। हिंदी देख लेना, मिला लेना यार। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में से कौन है, तो आप देखोगे माइनिंग, देखो माइनिंग एक्सट्रैक्शन से जुड़ा हुआ। माइनिंग समझते हो ना, जैसे कोयले का खान है, तो हम ज़मीन के नीचे से कोयला निकालते हैं, ठीक है। और ऑयल का काम जो होता है, क्रूड ऑयल हम लोग निकालते हैं, वो सब भी क्या होता है, ज़मीन के नीचे से निकालते हैं, उसके लिए तेल का कुआं, ऑयल वेल्स बनाया जाता है। तो माइनिंग आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आ जाएगा, आंसर सी। पोल्ट्री फार्मिंग, ये तो आपका प्राइमरी इंडस्ट्री में आ जाएगा। और रेयरिंग ऑफ कैटल भी आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री में। पशुपालन कहते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री। और ट्रांसपोर्ट जो है ये आपका आ जाएगा सर्विस इंडस्ट्री में या टर्शियरी इंडस्ट्री में। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या हो गया, माइनिंग, आंसर हो गया सी। चलो नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी ऑफ अ सोल ट्रेडर। द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी ऑफ अ सोल ट्रेडर इज, देखो सोल ट्रेडर का सबसे बड़ा मुश्किल क्या होता है, तो सबसे बड़ा मुश्किल होता है कि उनका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। मतलब कि एक बार पैसा लगा दिए तो ऐसा नहीं है, आपको फिर पैसे लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। लिमिटेड कैपिटल से बिजनेस चलाया जा सकता है, लेकिन अगर बिजनेस में फिर पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो क्योंकि उनका लायबिलिटी अनलिमिटेड, उनको फिर पैसा लगाना पड़ सकता है। तो ये लिख देना, बी और सी दोनों हो सकता है, लिमिटेड कैपिटल भी, लेकिन ज़्यादा आपका प्राइमरी आपका ये लग रहा है, तो लिख देना अनलिमिटेड लायबिलिटी, आंसर सी। नेक्स्ट है पार्टनरशिप मे कम इनटू एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस कैसे होता है, बाय इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी। ये तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात हो रही है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, खानदानी बिजनेस होता है, विरासत में मिलता है। बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये कंपनी की बात हो रहा है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। बाय एन एग्रीमेंट, यानी कि 2 पार्टनर मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, तो दोनों पार्टनर के बीच में क्या होता है, अग्रीमेंट होता है। और ये अग्रीमेंट रिटेन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। तो पार्टनरशिप मे कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन अग्रीमेंट, आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म इज
पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, ठीक है। ऑर्डिनरी पार्टनरशिप या जनरल पार्टनरशिप में यही है, ऑर्डिनरी पार्टनरशिप या हम लोग कहते हैं जनरल पार्टनरशिप, इसमें पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या माना जाता है, अनलिमिटेड माना जाता है, ठीक है। और लिमिटेड होता है लिमिटेड पार्टनरशिप में। लिमिटेड पार्टनरशिप में पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होता है, लेकिन वहाँ भी कम से कम एक पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होना चाहिए। लेकिन जनरली पार्टनरशिप में पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। तो यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है लिमिटेड पार्टनरशिप, तो हम लोग क्या कहेंगे, अनलिमिटेड। नेक्स्ट आंसर हो गया इसका बी। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज इसेंशियल फॉर गेटिंग सक्सेस इन बिजनेस। बिजनेस में सक्सेस के लिए क्या जरूरी है, ऑनेस्टी। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत इसको अगर स्टार वाइज देना तो 1 स्टार दे दो। मशीनरी भी चाहिए, ये भी ले लो, इसको 2 स्टार दे दो। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए 3 स्टार। लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल ये लग रहा है, बिना कैपिटल के तुम बिजनेस कैसे सक्सेस करोगे। तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या इनमें से, कैपिटल। कैपिटल से भैया, कैपिटल ना रहेगा तो आप बिजनेस को सक्सेस कैसे करोगे। तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इनमें से बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कौन नहीं है। टैक्स इवेजन, टैक्स चोरी करना, बिल्कुल ये तो गलत बात है। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कैसे होगा, सर्विस मोटिव, बिल्कुल सही। लेकिन प्रॉफिट मोटिव मेन होता है। इसमें से कौन ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये टैक्स इवेजन। टैक्स चोरी करना बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। सर्विस मोटिव होता है, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है। प्रॉफिट मोटिव भी होता है, दोनों भी होगा। यानी कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो क्या कहेंगे, डी। टैक्स इवेजन करना, टैक्स चोरी करना, ये आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो आंसर हो गया डी, टैक्स इवेजन। नेक्स्ट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना। ये अपने मेंबर्स को क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। प्रॉफिट, ये बिजनेस का मोटिव है। मैक्सिमम प्रॉफिट, ये भी बिजनेस का मोटिव है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना। ये अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करती है। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है आपका, विच इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा फॉर्मेट और सबसे स्टेबल फॉर्मेट क्या होता है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। क्योंकि इसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, और अगर एक शेयर होल्डर का डेथ हो जाए या पागल हो जाए या एक शेयर होल्डर पैसा निकाल ले, तो उससे कंपनी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सबसे स्टेबल बिजनेस कौन सा है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। पार्टनरशिप भी आपका लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। जैसे 2 पार्टनर है, ए बी और मान लो एक सी हो गया, तो तीनों में अगर कभी कभी झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, तो क्या होता है, आप नहीं चला सकते। क्योंकि इसमें रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। और डिस्प्यूट भी हो सकता है। अगर मान लो इन दोनों में डिस्प्यूट हो गया तो ये अकेले क्या करेगा। तो पार्टनरशिप भी स्टेबल ज़्यादा नहीं होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में मान लो एक अकेला आदमी बिजनेस चला रहा है, तो कभी ब्रेक डाउन हो गया, कभी मान लो बिजनेस एकदम डाउन पे आ गया, तो इसके पास पैसा नहीं रहा, सफिशिएंट कैपिटल नहीं रहा, तो ये भी बिजनेस बंद हो जाएगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप भी स्टेबल बिजनेस नहीं होता। स्टेबल बिजनेस कौन होगा, जो कंपनी है। क्योंकि इसमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होता है, इसमें मोर रिसोर्सेज। कंपनी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। जिस बिजनेस का मतलब है जितना ज़्यादा रिसोर्स उतना आपका बिजनेस लंबा चलेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल बिजनेस कौन है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। आंसर हो गया डी, आंसर हो गया सी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इंश्योरेंस। इनमें से इंश्योरेंस कौन सा है, तो लास्ट से देखो, सेविंग अकाउंट फॉर फ्यूचर एक्सेस, बिल्कुल नहीं, ये इंश्योरेंस थोड़ी ना हुआ। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, ये भी नहीं होगा। गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम, गवर्नमेंट का क्या लेना देना। एक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पार्टीज वेयर 1 पार्टी अग्रीज टू पे फॉर पोटेंशियल लॉस, यानी फ्यूचर में जो लॉस होना है उसके लिए एक पार्टी क्या करता है, पे करता है, दूसरे पार्टी क्या करता है, बदले में उस रिस्क को कवर करके प्रीमियम लेता है। तो यहाँ आपका ए आंसर हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मेन पर्पस क्या है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए प्रॉफिट कमाना, बिल्कुल नहीं। प्राइमरी पर्पस पूछ रहा है, टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी फाइनेंशियल लॉस, बिल्कुल नहीं। टू इनकरेज रिस्की बिहेवियर विदाउट कॉन्सिक्वेंसेज, बिल्कुल नहीं। कौन सा, बी हो जाएगा।
टू ट्रांसफर रिस्क फ्रॉम वन पर्सन और एंटिटी टू एन इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस में क्या होता है कि एक पर्सन अपना रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करता है और बदले में उसको प्रीमियम देना पड़ता है, ठीक है ना। तो यह हो गया आपका आंसर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ इंश्योरेंस। इनमें से कौन इंश्योरेंस का टाइप नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस तो है ही, हेल्थ इंश्योरेंस भी है, पेट इंश्योरेंस भी होता है, लेकिन लॉटरी इंश्योरेंस नहीं होगा बच्चों। लॉटरी का कोई इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस का टाइप ही नहीं है। तो आंसर क्या हो गया डी। कौन नॉट अ कॉमन टाइप, कौन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। इनमें से कौन सा कमर्शियल बैंक का फंक्शन नहीं है। लास्ट देखो, कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे कौन नहीं है, ये दिख रहा है हमारा, करेंसी नोट इशू करना, क्योंकि करेंसी नोट इशू कौन करता है, आरबीआई। सिंपल, यहाँ डायरेक्ट आंसर मिल गया। करेंसी नोट कौन इशू करता है, आरबीआई। लोन प्रोवाइड करना, इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू फॉरेन एक्सचेंज सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट के बिहाफ में मॉनेटरी पॉलिसी को कंडक्ट करना, ये सब कमर्शियल बैंक का फंक्शन है। लेकिन करेंसी नोट इशू करना ये कमर्शियल बैंक का फंक्शन नहीं है। करेंसी नोट या नोट इशू करने का अधिकार किसका है, सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल बैंक का। तो कौन सा फंक्शन नहीं है कमर्शियल बैंक का, ए, ये आरबीआई का फंक्शन हो गया। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म एटीएम स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग। एटीएम का फुल फॉर्म, एटीएम मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन, आपका हो गया डी। ये तो सिंपल, इसको सभी को पता है। एटीएम, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ऑल टाइम मनी है, ऑल टाइम मनी नहीं, एटीएम मीन्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है कुछ बच्चे बोल देते हैं ऑल टाइम मनी। आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक टू देयर कस्टमर। इनमें से कौन सा सर्विस है जो कमर्शियल बैंक कस्टमर को प्रोवाइड नहीं करती है। बिल पेमेंट सर्विस तो है, तुम बिजली का बिल ले लो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या कर लो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो बैंक यहाँ पे सर्विस दे रहा है। सेफ डिपॉजिट लॉकर, आप बैंक में एक लॉकर अकाउंट खुलवा कर अपना सेफ रख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये तो आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में हो ही रहा है, तो ये भी बैंक सर्विस देती है। इंश्योरेंस सर्विस बैंक नहीं देती है बच्चों, ये बैंक का आपका कमर्शियल बैंक का ही काम नहीं है। अब आजकल आपका हो गया है, लेकिन कमर्शियल बैंक का काम इंश्योरेंस सर्विस देना नहीं है। चारों में से कौन सा होगा आंसर, जो हम अभी तक में लग रहा है कि सर्विस प्रोवाइड नहीं देता, इंश्योरेंस सर्विस। आंसर हो गया इसका बी, कौन नहीं सर्विस देता है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक इंडिया का मेन फंक्शन क्या है। देखो तो, टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज कमर्शियल बैंक, ये है, इसको एक स्टार दे दो। टू प्रोवाइड लोन्स फॉर इंडिविजुअल, नहीं, ये लोन प्रोवाइड करना इसका काम ही नहीं है। टू इशू करेंसी नोट एंड क्वाइंस, ये भी काम है, ये भी फंक्शन में आ जाएगा, ये भी फंक्शन में आ जाएगा, इसको यस कर दो, ये भी फंक्शन में आ जाएगा। टू कंडक्ट मॉनेटरी पॉलिसी एंड रेगुलेट द मनी सप्लाई, ये सबसे बड़ा फंक्शन है, ये मेन फंक्शन आपका ये कह सकते हो आरबीआई का। आरबीआई का 3 फंक्शन है, लेकिन प्राइमरी फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है तीनों में, तो मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करना और मनी सप्लाई को रेगुलेट करना, ये आपका आरबीआई का मेन फंक्शन है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के इनकम का मेन सोर्स क्या है, तो मेन सोर्स बच्चों इंटरेस्ट है। कमर्शियल बैंक क्या करती है, लोगों को लोन देती है, अब बदले में वो क्या लेती है, इंटरेस्ट लेती है। तो लोन एंड एडवांस पे जो इंटरेस्ट अर्न है, ये कमर्शियल बैंक का मेन इनकम हो गया। आंसर हो गया बी। अलग अलग बैंकिंग सर्विसेज से भी फी चार्ज करती है, ये सेकेंडरी इनकम हो गया, इसको क्या कह सकते हो, सेकेंडरी इनकम। गवर्नमेंट ग्रांट सब्सिडी मिलता है, ये सब आपका सेकेंडरी इनकम में आ जाएगा। स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट हुआ, ये भी कौन से इनकम में आ जाएगा, सेकेंडरी इनकम। लेकिन मेन इनकम क्या है, अगर इंटरेस्ट ही ना मिले बैंक को तो फिर बैंक का प्रॉफिट एकदम डाउन हो जाएगा। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर कमर्शियल बैंक is to earn interest on loans and advances। आंसर हो गया बी। चलो नेक्स्ट, what is the term used to describe a system where postal items are sent and received electronically। क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल। क्या होता है कि हम क्या करते हैं, किसी को मैसेज देते हैं, तो वो सामने वाला बंदा या जिसको भी हम मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, वो
इलेक्ट्रॉनिकली आपका ईमेल रिसीव कर रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक आपका आपका जो मैसेज है, जो मेल है वो रिसीव कर रहा है, तो उसको आज के ज़माने में क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल। ठीक है बच्चों, व्हेन द टर्म, ये ईमेल का ही डिफिनीशन है। व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सिस्टम वेयर पोस्टल आइटम्स आर सेंट एंड रिसीव्ड इलेक्ट्रॉनिकली, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो बच्चों इस तरह हमारा ये शुभ शुभ 51 क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज का एमसीक्यू हम लोगों ने कर लिया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज करके अच्छे से देखकर आप लोग एग्ज़ाम में जाओ। एग्ज़ाम में हेल्प तो करेगा ही, आपको कुछ भी नॉलेज मिले वो बेकार कभी नहीं जाता है, वो हमेशा आपके लिए यूजफुल होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू, बाय बाय।